हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 62 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 62 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, वो हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके जो सब टॉपिक्स हमारे पास गिवन है पीएमडीसी के सिलेबस में वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और उसके सब टाइप्स जो हमारे पास हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसका जो आज हम पहला टॉपिक आज हम टारगेट 62 में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो आप की कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो आपके पास है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये आपने अच्छे तरीके से कवर करनी क्योंकि ये बेस है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर हरगिज नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना क्योंकि हर साल 7 to 8 क्वेश्चंस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में से आने होते हैं, तो एक एमसीक्यूज इस बॉक्स में से लाजमी आना होता है। तो ये बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपके पास यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स बताए गए हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए ये हमारे पास ऑर्गेनिक्स में आते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक आयंस का बताया गया जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट कवर करने हैं जैसे कि वाटर का आपने बैक्टीरियल सेल में परसेंटेज देखनी है एंड मेमेलियन सेल में भी परसेंटेज आपने देखनी है। जैसे कि वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल सेल और मैमेलियल सेल की जो परसेंटेज है 70% वो सेम होती है। इसी तरह आपने बाकी की भी अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी है क्योंकि इसको आपने याद करना है। इसको भला आप रट्टा लगाएं कुछ भी करें इसको, लेकिन आपने याद लाजमी करना है। देन उसके बाद प्रोटीन्स की 15% होती है बैक्टीरियल सेल में एंड 18% होती है मैमेलियन सेल में। एंड देन ऑनवर्ड अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिटाइज एंड इनऑर्गेनिक आयंस की भी इसी तरह आपने याद करनी है। जैसे कि डीएनए की बात करें तो 1% हमारे पास बैक्टीरियल सेल में होती है एंड 0.25% मैमेलियन सेल में होती है। तो आप देख सकते हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पास्ट ईयर्स में हमारे पास एमसीक्यूज बनकर आ चुके हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में से, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ये एक अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, बाकी हमारे पास ऑर्गेनिक में आते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे जो 8 पॉइंट हमारे पास है ये इनऑर्गेनिक आयंस है हमारे पास, तो इसको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। देन नेक्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट पेज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड देन उसके बाद उसकी दो टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पैराग्राफ है, इसको अच्छे तरीके से आपने आज के दिन हाईलाइट करना है। इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना कि ये इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में से कौन सा एमसीक्यूज बनेगा, तो बहुत से एमसीक्यूज बनेंगे। जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो रिलीज एनर्जी करता है। जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शन इसको एनर्जी की नीड होती है ना, वैसे कैटाबॉलिज्म इसके रिवर्स है, उसको वो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये आपने देखना है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन गो हैंड इन लिविंग सेल। तो ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट ईयर में, तो इसको हाईलाइट हरगिज आपने इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना, आपने इसको हाईलाइट लाजमी करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड दैट अकर कॉन्टिन्यूअस इन लिविंग सेल्स आर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज। ये भी एमडी कैट का एमसीक्यूज है, तो आप आज आपने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करना है। आज का आपका टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट आज किया है उसका इंट्रोडक्शन आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल ये एक क्वेश्चन लाजमी आना होता है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 62। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 62 की बात कर लें।
देन केमिस्ट्री के टारगेट 62 की बात करें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे, कल हमने लेबोरेटरी मेथड प्रिपेयर किए थे आप एसिटिक एसिड के, आज जो हम मेथड प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड जो प्रिपेयर करेंगे वो हमारे पास है फ्रॉम एसिटाइलिन, एंड एसिटिक एसिड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो आज का आपका मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड आपका टॉपिक है। ये दो रिएक्शन जिसमें हमारे पास आते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन, एंड सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास आता है एसिटिक एसिड इज आल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसमें आपने अच्छे तरीके से जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और जो हमारे पास इसमें कैटालिस्ट जैसे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज हो रहा है इसमें, ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। H2SO4 यूज हो रहा है, ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसकी जितनी भी परसेंटाइल बताई गई है 20 परसेंटाइल जैसे कि H2SO4 यूज हो रहा है, एंड 1.0 परसेंटाइल HgSO4 हमारे पास यूज हो रहा है फ्रॉम एसिटाइलिन की प्रिपरेशन में। हमारे पास एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटाइलिन, एंड सेकंड रिएक्शन हमारे पास है एसिटिक एसिड इज आल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये दो रिएक्शन आप करेंगे। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से होना ही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे कि एसिटिक एसिड इज द कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग विनेगर ऑर्डर एंड सोर टेस्ट। इसका सोर खट्टा टेस्ट होता है और ये जो विनेगर ऑर्डर यानी कि इसकी विनेगर जैसी सिरके जैसी इसकी स्मेल होती है। देन उसके बाद एसिटिक एसिड फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस पे ये बिहेव करता है आइस लाइक सॉलिड की, और ये इसको इस वजह से ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसका न्यू नेम भी है, आप इसको न्यू नेम भी कह सकते हैं, इसका अनदर नेम भी कह सकते हैं। तो पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नाउन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। देन हमारे पास यहाँ पे लिखा है इट इज मिजिबल विद वाटर अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रिपरेशन। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस, एज इन मेडिसिन, एज ए लोकल इरिटेंट, एंड एज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। तो ये सारे आपने अच्छे तरीके से कवर करने हैं, इसको हाईलाइट करना है। आज के आपका जो टॉपिक है वो आपकी मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम टू मेथड फ्रॉम एसिटाइलिन एंड एसिटिक इज ऑल्सो prepared commercially by the oxidation to ethyl alcohol, physical properties करेंगे और uses of acetic acid। ये है आपका केमिस्ट्री का टारगेट 62। देन हम फिजिक्स के टारगेट 62 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 62 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपने अच्छे तरीके से आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर नम्स और जो हमारे पास फेडरल है उसका यहाँ से क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, तो यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसकी एक लाइन आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। तो इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट कवर करने हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इसमें आपने अब्जॉर्ब डोज के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज अब्जॉर्ब डोज, क्या होती है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे साइड पे टेबल दिया गया है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बॉक्स दिया गया है। मैं बार हाँ दफा कहता हूँ कि आपने बॉक्स को इग्नोर हरगिज नहीं करना, बॉक्स लाजमी आपने करना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन दे देता होता है एग्जामिनर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएशंस और उनकी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जिसको RBE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि एक हम देख लेते हैं, हैवी रिकॉइल न्यूक्लियाई की रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस बताइए कि वो 20 होती है। तो आपने अच्छे तरीके से इसी तरह बाकी भी आपने करनी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अल्फा पार्टिकल ऑफ लेस देन 30 keV इज 1.7, इसकी यानी कि अल्फा पार्टिकल ऑफ लेस देन 30 keV की जो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस हमारे पास होती है वो 1.7 होती है। तो इसी तरह आपने बाकी की भी याद करनी है, अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। देन उसके बाद आपने अब्जॉर्ब डोज की डेफिनेशन करनी है। देन उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आपने करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो हमारे पास नम्स हुआ था और जो हमारे पास लास्ट ईयर फेडरल का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अब्जॉर्ब डोज का जो ऐसे यूनिट है ग्रे जिसको कैपिटल G और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफाइंड एज 1 जूल पर किलोग्राम। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था कि 1 GY यानी कि 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल
पर किलोग्राम, यानी कि इस तरह दिया हुआ था, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था। देन एक ओल्ड यूनिट जो हमारे पास अब्जॉर्ब डोज का है वो वैट था। वैट इज एन ओल्ड यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब डोज। इसको हम एक्रोनिम फॉर रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज भी कहते हैं। 1 वैट इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, यानी कि कैपिटल जी एंड स्मॉल वाई। ये हम आपने अच्छे तरीके से, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये दोनों ही, जो ग्रे की भी वैल्यू है वो भी आपने अच्छे तरीके से, उसका फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से आपने करना है, एंड जो हमारे पास ओल्ड यूनिट वैट है उसका भी फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट इक्विवेलेंट डोज का बताया गया है इज साइवर्ट। साइवर्ट का जो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस एंड स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन उसके बाद एन ओल्ड यूनिट जो हमारे पास इक्विवेलेंट यूज का जो हमारे पास डोज का जो हमारे पास ओल्ड यूनिट है वो हमारे पास वैम भी था। तो वैम जो है इज इक्वल टू 0.01 साइवर्ट्स इज इक्वल, ये इक्वल है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, यानी कि 1 वैम इज इक्वल टू 0.01 एसवी यानी कि साइवर्ट। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। और ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज के बारे में बताया गया है, म्यूटेशन के बारे में बताया गया, यहाँ पे एनीमिया के बारे में बताया गया, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है, क्योंकि हर साल, क्योंकि ये हमारे पास एक हमारे टॉपिक का हिस्सा है, तो इसमें से क्वेश्चन लाजमी आना होता है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपोजर एंड एमएसवी वैल्यूज बताई गई हैं। जैसे कि वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए ईयर, इसकी जो एमएसवी वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास है 10। इसी तरह बाकी की भी आपने अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने देना ही देना है, तो बाद में रिग्रेट करना कोई जवाब नहीं बनता कि बाद में हम कहें कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये सिलेबस में है ही नहीं था। तो अगर बच्चे आप देखें बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो साथ में ये टेबल्स भी इसका हिस्सा है, इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना। इसके साथ जो आज आप कल हमने हाफ लाइफ की भी एक एग्जांपल की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द टाइम हाफ लाइफ एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द इक्वेशन। तो मैंने कल आपको बताया था कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन जो देना होता है वो थ्योरी बेस्ड देना होता है, और जो सेकंड क्वेश्चन जो देना होता है वो हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देनी होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि उसने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि जो आपने उसकी इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व लाजमी करनी है। तो जो हाफ लाइफ की इक्वेशन दी गई थी आपने अच्छे तरीके से कल की होगी, मुझे पूरा यकीन है आपने अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट लिया होगा। इसी तरह ही आपने इक्विवेलेंट डोज और अब्जॉर्ब डोज का भी आपने अच्छे तरीके से उसकी जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई उसको आपने कवर करना है। 21.3 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे, ये आपने एग्जाम्पल पढ़ें। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसका हमारे पास पूरा सॉल्विंग का मेथड दिया गया है, जिसमें हमारे पास आरबी जो हमारे पास पीछे हमने पढ़ा है उसका हमें बताया गया है कि वो कितनी होती है। देन उसका अब्जॉर्ब डोज क्या होती है, वो हमारे पास 400 ग्राम होती है। आपने ये अच्छे तरीके से कवर करना है। ये सारा ही एक इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसका हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.4 ग्रे आता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। यहाँ एंड पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस और उनके इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। और साइड पे यहाँ पे हमारे पास डू योर इंफॉर्मेशन, ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 62। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।